स्वागत है प्रयास के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज है 22वां दिन और आज हम लोग कर रहे थे राष्ट्रीय कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, जैसे करंट अफेयर्स हम ऊपर कंप्लीट कर चुके हैं पहले ही, है ना। और जो है हमारा इंग्लिश कंटिन्यूसली चल ही रहा है, तो हमारा ग्रामर सेक्शन कुछ दिन में कंप्लीट होने वाला है। वहीं वोकैबलरी सेक्शन ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है इंग्लिश में, यानी कि हम लोग एक बार तो पढ़ ही चुके हैं, साथ में साथ जो है हमने क्वेश्चंस भी लगा लिए हैं। इंग्लिश फ्री डेली टेस्ट हो ही रहा है और शाम को आपको ये होता है बेसिकली 7 बजे हमारे ग्रुप पे। तो इसमें जो है क्वेश्चंस दिए जाते हैं, 20-30 क्वेश्चंस होते हैं और उसको जो है आपको सॉल्व करना होता है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, फ्री ऑफ चार्ज है ये। और नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसको आप जाके वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे आज हम इसको कंप्लीट करेंगे और देख लेते हैं और क्या क्या करना है। तो इंग्लिश में बेसिकली एस और टी इंडियम आज हम कंप्लीट कर लेंगे और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जी और एच आज शुरू करेंगे। ग्रामर में एडवर्ब हम लोग पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। और जो है टाइपिंग में अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 30 से कम है तो 1 से 2 घंटा आप टाइपिंग करिए, बिकॉज टाइपिंग के लिए टाइम आपको नहीं मिलने वाला आगे। तो फिर जो है ये चीज़ इसके लिए हो गया, इंग्लिश के लिए मैंने आपको बता दिया। और आधुनिक भारत में हम जो है राष्ट्रीय आंदोलन जो है उसको शुरू करते हैं अब आज। तो पहले जो है एक चीज़ हम ये यहाँ पे देख लेते हैं कि कंप्यूटर में हमें क्या करना है। कंप्यूटर में बेसिकली हम ये लूसेंट की किताब से कर रहे हैं, आपके पास जो भी किताब है वहाँ से पढ़िए। आज हम सॉफ्टवेयर का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चंस इसके अंदर अच्छे दिए इस बुक में, आपके पास कोई और किताब हो जहाँ पे क्वेश्चन अच्छे दिए हो वहाँ से कर सकते हैं। तो कंप्यूटर आप यहाँ से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कंप्यूटर यहाँ पे ऑलमोस्ट हम कवर करने का प्रयास करेंगे इस वीक के एंड तक। तो देखते हैं कितना कर सकते हैं। और जो है उसके बाद जब ये हिस्ट्री खत्म हो जाएगा तो हम ज्योग्राफी शुरू करेंगे फिर अपना, ठीक है। तो ज्योग्राफी हमें लगेगा मुश्किल से 7 से 8 दिन, तो ज्योग्राफी उसमें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे अपना, और मैप वर्क भी करेंगे उसमें साथ में। तो आप लोग साथ में बने रह सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। फिर अब आ जाते हैं आधुनिक भारत पे। तो हमने काफ़ी सी सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट करी हुई हैं। अब आज हम आ गए यहाँ पे, ये जो रेड वाले हैं ये बेसिकली हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और जो ब्लू वाले हैं वो अभी थोड़ा रह गए हैं, उनको हम साथ में ही करेंगे किसी ना किसी चीज़ के साथ। जैसे रिवोल्ट जो है वो पॉलिसीज़ के साथ करेंगे, और एक्ट और ये प्रेस के साथ एजुकेशन पॉलिसीज़ जो थी, है ना, अलग अलग वो उसकी, और वो सारी पॉलिसी जो भी ब्रिटिश की थी उनको हम डिफरेंट डिफरेंट एक्ट जो आए, प्रावधान जो आए ब्रिटिश के द्वारा, उसके साथ करेंगे। गवर्नर जनरल भी करेंगे साथ में। तो ये सारी चीज़ें भी रह गई, तो इन्हें हम कंप्लीट करेंगे आगे चलकर, ठीक है। तो 1930 और 1947 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, पर इसको मैं 2 पार्ट में करूँगा। तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर आपको इसके बारे में मिल जाएगा, जो अब आज हम जहाँ तक करेंगे उसके बाद का, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, हमारी एक फुल टेस्ट सीरीज़ चल रही है। ये पूरी टेस्ट सीरीज़ हिंदी में है, इलाहाबाद हाई कोर्ट RO को देख के रखी गई है। तो आप इसको ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए हुए हैं और फुल टेस्ट भी दिए हुए हैं। तो आप इनको ज्वाइन अगर करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी तैयारी आपकी हो सकती है। एक हमारा पेड स्टडी ग्रुप है जिसके अंदर आपको पूरा गाइडेंस और इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है उसके बारे में, आपके जो व्यक्तिगत क्वेश्चन हैं उनके बारे में आप पूछ सकते हैं। डेली हम लोग जो है प्रयास करते हैं कि कुछ 30 से 40 क्वेश्चन जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड हैं, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, उनको हम सॉल्व करें। तो जो है इस प्रकार से जो है पूरा ये प्रोग्राम चल रहा है, और इसके अंदर भी आप भाग ले सकते हैं। और बीच बीच में गाइडेंस रहता है, टाइपिंग कैसे आप तेज़ कर सकते हैं, और जो है डिफरेंट सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कैसे जो है अप्रोच कैसे रखना है एग्ज़ाम का। बिकॉज क्या होता है, हम लोग तैयारी तो बहुत सारी करते हैं, अप्रोच ही गलत होता है, तो इसलिए हमारा एग्ज़ाम में होता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ये जो आप कवर कर सकते हैं। तो और ये जो ग्रुप मैंने आपको ये पूरा प्लान तो दिखाई दिया। तो अगर आपको जो ये पूरा, अगर जो भी मैं कर रहा हूँ इसको अगर आपको अच्छा लगे, पूरा अप्रोच अगर अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करके बताइएगा मुझे कि कैसा आपको लगा पूरा चीज़, ठीक है। तो आज जो बेसिकली टॉपिक है उसके अंदर देखिए हमें कहाँ पे कहाँ फोकस करना है, कि हमें जो जो मूवमेंट हुए उनके बारे में जानना है, समझना है, ठीक है। उसमें कौन कौन लीडर्स थे इसको समझना है, क्या क्या उसका आउटकम था, इंपॉर्टेंस था, और उस मूवमेंट के दौरान क्या क्या अलग अलग काम हुए, क्या कार्य हुए, लोगों ने क्या क्या अपना इनपुट दिया, वो सारी चीज़ें हमें देखनी। कौन कौन सी पार्टियां क्या कर रही थी उस समय, कौन कौन से लोग क्या कर रहे थे उस समय, तो वो भी सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो यहीं से क्वेश्चन घूम के आता है, जैसे कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर या इस पोर्शन से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा मॉडर्न भारत है, यानी कि बहुत आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसके बारे में। तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन आया था, गांधी का दांडी मार्च से रिलेटेड था ना, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का क्वेश्चन था। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, मतलब उस मूवमेंट के बारे में पूछा जा सकता है, उसमें क्या क्या गतिविधियां हुई वो पूछा जा सकता है उसके बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से तो माउंट बेटन प्लान के बारे में पूछा था। अब जब माउंट बेटन प्लान के बारे में पूछा गया तो क्रिप्स प्रपोजल के बारे में पूछा जा सकता है, जो आज हम लोग शायद देखेंगे। और जो है अगस्त ऑफर के बारे में पूछा जा सकता है इसी तरीके से, है ना। तो ये थोड़ा सा जो है हमको पढ़ना है, थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में पढ़ना, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही पूछा गया था। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद जो है यहाँ पे कांग्रेस के बारे में थोड़ा कुछ पूछा गया, जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए हम लोग आज जो है शुरू करते हैं अपना ये जो आधुनिक भारत है बेसिकली उसके बारे में। और 1930 से लेके जो है आज हम आगे पढ़ेंगे और देखते हैं कैसे जो है वो शुरुआत होती है।
ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं सबसे पहले, तो ये है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविन अवज्ञा मूवमेंट यहाँ से शुरुआत हुई है। तो ये कौन सा समय चल रहा है, ये 1930 का समय चल रहा है। तो ये जो है कहाँ से शुरुआत होती है, गांधी जी जो है वो डांडी मार्च लेके शुरू करते हैं। तो हमने इसको पहले पढ़ा था कि गांधी जी ने अपनी 11 डिमांड रखी थी, और जो है जो लॉर्ड इरविन था, मतलब उस समय का जो वाइसरॉय था, उसने जो थी डिमांड्स को मान लिया था। और जो है कुछ डिमांड को बाद में मानेगा, अभी नहीं माना था, बाद में मानेगा, ये तो इन्होंने रखी थी गवर्नमेंट के सामने। तो अभी हम देखेंगे क्या होता है पहले, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे तो नहीं माना, इसके लिए जो है इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया था। ओके, तो यहाँ से शुरू होता है सविन अवज्ञा मूवमेंट, और उसके बाद क्या होता है, तो देखिए कौन कौन से एरिया में क्या क्या हो रहा है ये आपको याद रखना है। तो तमिलनाडु में जैसे सी राजा गोपालाचारी थी, उन्होंने भी जैसे उन्होंने डांडी मार्च ऊपर किया था, इन्होंने सॉल्ट मार्च यहाँ पे किया था। ठीक है, नमक के लिए ये लोग चले थे काफ़ी दूर। तो आपको नाम याद होना चाहिए, एरिया याद होना चाहिए। ऐसे शिवरम करके बनाए गए थे, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, ये ध्यान रखिएगा। मालाबार के एरिया में, मालाबार का एरिया कौन सा हो गया आपका, कर्नाटक और आपका इधर केरला के साइड का एरिया हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे कौन वाईकॉम सत्याग्रह चल रहा था। तो पूछा जा सकता है वाईकॉम सत्याग्रह कौन से मूवमेंट से रिलेटेड था, तो याद रखिएगा सविन अवज्ञा मूवमेंट जो 1930 में होता, उसके टाइम में ये हुआ था। ठीक है, ये हो गया 3 पॉइंट। फिर उसके बाद धारसना करके एक जगह है गुजरात में, वहाँ पे जो था सरोजनी नायडू, बायडू लिखा हुआ है, सरोजनी नायडू होगा यहाँ पे, सरोजनी नायडू, मनीलाल और जो है बेसिकली इमाम साहेब, मनीलाल जो है बेसिकली शायद आपके वो हैं गांधी जी के पुत्र थे। इन लोगों ने क्या किया था, धरसाना एक फैक्ट्री थी नमक की, वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट किया था। ऐसी आसाम के एरिया में जो है इन्होंने यहाँ पे डांडी मार्च टाइप निकाला गया था। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का जो एरिया, यानी कि पाकिस्तान के साइड में ऊपर का जो एरिया है, स्वात वैली के एरिया, वहाँ पे खान अब्दुल गफ़ार खान करके थे, उन्होंने खुदाई खिदमतगार करके अपना शुरू किया था। और इनको जो था फ्रंटियर गांधी भी बोलते थे, तो क्योंकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का एरिया ना ये, तो इसलिए इनको फ्रंटियर गांधी बोलते थे, याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ़ार खान। और जो था इन्होंने एक शुरू करा था, उसे बोलते थे लाल कुर्ती करके आंदोलन, ये नाम याद रखिएगा, किसने शुरू किया था, कहाँ पे हुआ था ये वो, और किस टाइम में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। और पख्तून मैगजीन करके शुरू करते थे। तो ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मतलब समझ लीजिए आपका पूछा जा सकता है इसमें से। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है पूरे, ये आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। फिर नागालैंड में रानी गाइडी ल्यू करके एक थी, ये 13 वर्ष की लड़की थी सोचिए, और इसने जो था आंदोलन किया था, इसको अंग्रेजों ने उठा के जेल में बंद कर दिया था। तो यहाँ पे ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम में। ठीक है, ये आपको नाम याद रखने, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है एग्जाम में कि कौन सा जो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में था, यानी कि सविन अवज्ञा में था, या कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन में था। इसलिए थोड़ा सा आप जो है इसको ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे है ना, यहीं पे कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। फिर उसके बाद जो था ये एक्सटेंड कहाँ पे, मतलब कौन कौन लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, तो मैं आपको थोड़ा बताऊं। स्टूडेंट्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, मुस्लिम्स ने, वुमेन ने, मर्चेंट्स ने, है ना, ट्राइबल लोगों ने, वर्कर ने, और पीजेंट्स ने। यानी कि स्टूडेंट आप समझ ही गए, मुस्लिम भी समझ गए, वुमेन समझ गए, मर्चेंट मतलब जो लोग खरीदते हैं, फिर मतलब जो एक व्यापारी टाइप लोग। ठीक है, ट्राइबल एरिया वो लोग जंगली लोग जो जंगल में रह रहे हैं, या जो है जंगल से रिलेटेड लोग हैं। ठीक है, वो ऐसे हो गए। वर्कर कौन हो गए, वर्कर हो गए जैसे जो मिल में काम कर रहे हैं, कंपनीज में काम कर रहे हैं, वो सब हो गए। और पीजेंट्स कौन हो गए, जो गाँव में खेती वेती करते हैं, वो सब पीजेंट्स हो गए। तो ये सब लोगों ने भी इसमें पार्ट लिया था। ठीक है, आप देखिए किस तरीके से जो था मूवमेंट चेंज हो चुका है। आपने देखा होगा, हमने जब पढ़ा था स्वदेशी मूवमेंट में जो 1905 में हुआ था, तब फार्मर्स ने पार्ट नहीं लिया था, है ना, फार्मर्स ने भी पार्ट नहीं लिया था, मुस्लिम्स ने भी पार्ट नहीं लिया था। पर आप देखिए जब गांधी जी खेड़ा और जो है चंपारण कर देते हैं, चंपारण खेड़ा और आपका जो है कौन सा अहमदाबाद वाला काम कर देते हैं, तो उसके बाद जो है आप देखते हैं कि मुस्लिम्स और जो खेती कर रहे हैं किसान, वो भी जो है मूवमेंट में पार्ट लेते हैं। जब हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देखते हैं 1920 में, तो देखिए अब किस किस तरीके से जो मूवमेंट है पूरे भारत में फैल रहा है। देख रहे हैं अब ये पूरे अलग अलग भारत में, ये 1857 की तरह नहीं हुआ कि कुछ कुछ एरिया में, पूरे भारत में हो रहा है, और इसको लोग कर रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं कोई राजवाड़ा कर रहा है, इसको लोग कर रहे हैं। तो अब ये गवर्नमेंट के लिए ना एक बहुत बड़ी परेशानी होती जा रही है। तो इन्होंने डिमांड करा, क्या किया गवर्नमेंट से, इन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड किया कि इनको जो है गवर्नमेंट से अलग करके एक अलग ही राज्य बनाने दिया जाए ब्रिटिशर्स से। ठीक है ना, अलग इंडिपेंडेंट राज्य बनाने दिया जाए। फिर ये क्या चाहते थे, ये क्या चाहते थे कि जो डिफेंस है और गवर्नमेंट का, इंडिया का जो फाइनेंस है, यानी कि जो आर्मी है और जो पैसे से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो इंडिया की गवर्नमेंट ही, इंडिया के लोग ही उसको कंट्रोल करें। ऐसा ना हो कि ब्रिटिशर्स उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये भी चाहते थे, दो चीज़ें लोग चाहते थे, पर गवर्नमेंट तो देने वाली नहीं है ना। और यहाँ पे क्यों चाह रहे हैं कि ब्रिटिश से अलग हो जाए, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, पूर्ण स्वराज की डिमांड ये लोग कर चुके हैं पहले ही। तो वो जो पूर्ण स्वराज की डिमांड इन्होंने पहले करी थी 1929 में, तो वो जो थी इन्होंने 1929 में, तो वो जो था यहाँ पे लाहौर में, वो इनको जो है बेसिकली अब
यहाँ पे जो है होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए जो है यहाँ पे पूरी तरीके से ब्रिटिशर से अलग रहने की डिमांड कर रहे हैं, ओके। तो ये चीज़ है। तो इम्पैक्ट क्या हुआ इन इसके बाद, इन ये सारा मूवमेंट होने लगा तो क्या होगा भाई, अगर मूवमेंट हो रहा है काम रुक जाएगा, तो गवर्नमेंट का टैक्स कम हो गया, है ना, गवर्नमेंट का ट्रेड कम हो गया, जो व्यापार हो रहा था वो कम हो गया, है ना। और जो है कांग्रेस ने क्या करा, जो केंद्रीय विधायिका था उसको जो है बाइकआउट कर दिया, मतलब कि अब उसके अंदर वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो आपको मुझे बताना है कि इलेक्शन जो है, आप खुद सोचिएगा, अच्छा बताइए ना बताइए, पर ये बताइए कि इसके पहले कांग्रेस ने जो कौन से समय में इलेक्शंस में पार्ट लिया था, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको याद रखना है कि इलेक्शंस में कब कब कांग्रेस ने पार्ट लिया था, कितनी सीटें जीती। तो यहाँ पे ये चीज़ कंप्लीट हो जाती है और जो सविन अवज्ञा मूवमेंट है ऐसे चलता रहता है। अब होता क्या है, इसी के बीच में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ये क्यों हुई थी, आपको याद हो, मैंने आपको पहले बताया था, साइमन कमीशन आया था भारत में ना, जो पहले देखा था हमने। यहाँ पे देखिएगा, एक मिनट ऊपर आते हैं थोड़ा सा, साइमन रिपोर्ट आई थी ना, साइमन कमीशन आया था ये। इसने अपनी साइमन रिपोर्ट बनाई और ये साइमन रिपोर्ट इसने जो थी जमा कर दी थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो थी साइमन रिपोर्ट जमा हो गई और कहा गया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, यानी गोल मेज की ये जो भी सम्मेलन है ये होगा, ठीक है, गोल मेज सम्मेलन। और इसके अंदर जो है डिस्कस किया जाएगा कि आगे भारत में जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कैसी रहेगी, है ना, जो पूरा प्रशासन है वो कैसे चलेगा। तो कांग्रेस ने इसलिए अपना दिल्ली मैनिफेस्टो निकाला था, जो हमने कल पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि कांग्रेस चाहती थी इसमें कांग्रेस की मेजॉरिटी हो, पर क्योंकि जो है ये माना नहीं गया, है ना, तो जो है एक तरीके से कांग्रेस जो थी खुश नहीं थी। और इसी सब चीज़ों की वजह से और भी कई कारणों की वजह से फिर गांधी जी 11 डिमांड करते हैं और फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होता है। अब क्या हुआ, पहला प्रथम गोलमेज सम्मेलन तो होना ही था, डेट फिक्स थी, तो ये होता है, ठीक है। इसमें कौन कौन पार्ट लेता है ये नाम याद रखिए, और कौन कौन नहीं लेता है, कांग्रेस इसमें पार्ट नहीं लेता है। तो पॉज करके हम नाम देख लीजिएगा कौन कौन नहीं लेता, ठीक है। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट होता है। गांधी इरविन पैक्ट को हम दिल्ली समझौता भी बोलते हैं, ठीक है, दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अंदर क्या होता है कि अब क्योंकि गवर्नमेंट, कांग्रेस ने पार्टी लिया और कांग्रेस जो है इस समय यानी कि 1930 के आसपास काफ़ी मशहूर पार्टी है ना, बहुत सारे लोग इसके ऊपर विश्वास करते हैं, गांधी जी भी जुड़े हुए हैं, तो जो है लोगों का एक विश्वास है इसके अंदर। तो अब कांग्रेस गवर्नमेंट जो है इसको एक तरीके से नकार नहीं सकती इस पार्टी को, है ना, ये बात ध्यान रखिए। तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने गांधी जी को बुलाया, इरविन ने जो है गांधी जी को बुलाया और कहा भैया बताइए क्या डिमांड है आपकी। आप सोचिए यहाँ पे तो एकदम ट्विस्ट हो गया। पहले क्या हो रहा था कि इंडिया वाले जो थे वो गवर्नमेंट को लिख लिख के भेज रहे थे, हमें बुला लो, हमसे बात सुन लो, हमारे कुछ तो सुन लो, है ना, और जो है हमें आपके अंदर विश्वास है, ये वो कर। अभी क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि अभी कुछ ना कुछ जो है सही नहीं हो रहा है और हमें जो है गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो इसीलिए अब क्या है कि ब्रिटिशर्स बुला रहे हैं, किसको, गांधी जी को बुला रहे हैं। अब गांधी जी को बुला के क्या बोलते हैं ब्रिटिशर्स, कहते हैं ठीक है हम आपकी कुछ डिमांड्स मान लेते हैं। क्या क्या डिमांड थी, गैर हिंसक प्रदर्शनकारी की रिहाई कर देंगे, मतलब जो लोग जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस में पार्ट लिया पर हिंसा नहीं करी उनको रिहाई कर देंगे। जो भी आपने, क्योंकि नमक की बात उठाई है तो ठीक है, अब समुद्री तटों पे आप नमक बनाइए, ठीक है। अभी आप क्या धरना कर रहे थे हमारी विदेशी दुकानों के सामने, कोई बात नहीं, आप करना चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मारेगी नहीं आपको गवर्नमेंट, परंतु कंट्रोल वे में करिए, है ना, हिंसा नहीं होनी चाहिए। फिर उदारता, जिन्होंने इस्तीफा दिया उनके प्रति उदारता रखेंगे, यानी कि बहुत सारे लोग थे जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है हम उनको वापस अपने नौकरी दे देंगे। फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों की ज़मीन भी हड़प ली थी इस समय, है ना, तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है जिनकी नहीं बेची गई हम उनकी वापस कर देंगे। ये सारी चीज़ें हुई। फिर क्या हुआ, आपातकालीन प्रावधान, और कुछ देखिए जब इस तरह की प्रॉब्लम होती थी ना, गवर्नमेंट हमेशा इमरजेंसी प्रोविजन लगा देती है। आज भी के टाइम में भी देखिए कुछ प्रॉब्लम होती है तो इमरजेंसी लग जाती है ना, आपने देखा होगा, या 144 लग जाता है। इस तरह के कई सारे प्रोविजंस थे उस समय भी लगाए गए थे, तो गवर्नमेंट अपने वापस ले लिए। क्या नहीं स्वीकार किया ये हमको याद रखना है। पहली चीज़ उसने क्या नहीं स्वीकार किया कि ये लोग चाहते थे कि कभी भी किसी को कस्टडी में लिया जाए तो ज़्यादा पुलिस इंक्वायरी ना हो, है ना, तो ये चीज़ उन्होंने कहा नहीं हम ये नहीं मानेंगे। और दूसरा इन्होंने कहा था कि भगत सिंह की जो है फांसी उसे रोका जाए, पर इसने बोला, गवर्नमेंट ने मना कर दिया इन दोनों चीज़ों को, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब ठीक है चलो, गांधी जी की एक पॉलिसी थी, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, मैं एक किताब से पढ़ा था उनके बारे में थोड़ा। तो गांधी जी क्या करते थे ना, गांधी जी रिलक्टेंट नहीं थे, मतलब और ज़्यादा रिजिड नहीं थे, मतलब कि रिजिड का इंसेंस, मतलब अगर मान लो उन्होंने कहा कि मुझे 10 डिमांड है और अगर गवर्नमेंट जो है वो 7 डिमांड भी देने को तैयार हो जाती तो गांधी जी मान जाते थे, क्योंकि वो जानते थे कहीं कुछ नहीं से अच्छा तो कुछ अच्छा है, इस तरीके से वो सोचते थे, ठीक है। अब सही सोचते थे खराब सोचते थे उस पर हम नहीं डिस्कशन कर रहे हैं, पर हाँ वो ऐसा सोचते थे। अब देखिए तभी तो उन्होंने मान ली डिमांड, देखिए इतनी इतनी सारी डिमांड गवर्नमेंट ने पूरी करी, ये नहीं करी, पर इन्होंने रखा था भगत सिंह को और इन सारी चीज़ों में पुलिस वाला, पर गवर्नमेंट नहीं माना, तो इन्होंने कहा ठीक है चलो वापस नहीं मान रहे, अब क्या कर सकते हैं, हमें देश को तो बचाना ही है, इस प्रकार से गांधी जी सोचते थे, ठीक है। अब हमें उसमें नहीं जाना है ज़्यादा पॉलिटिक्स वाली चीज़ों में, पर जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसके बाद जो है एक्सेप्टेड बाय कांग्रेस, तो ये जो था कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया।
क्या चीज़ एक्सेप्ट करा कि वो लोग जो है सीडीएम को विड्रॉ कर लेंगे, यानी कि जो हमारा ये मूवमेंट चल रहा था पहले, यहाँ पे हमने पढ़ा ना सविनय अवज्ञा मूवमेंट, इसको जो है ये खत्म कर देंगे। दूसरी चीज़ यहाँ देखिए, ये क्या करेंगे, अब जो नेक्स्ट गोल में सम्मेलन होगा उसमें पार्ट लेंगे, ठीक है ना। तो किस तरीके से हुआ देखा आप समझे, गोल में सम्मेलन में पहले नहीं गए क्योंकि दिल्ली मैनिफेस्टो की बात नहीं मानी गई थी, और फिर उन्होंने सिविल अवज्ञा मूवमेंट कर रहे थे उस समय, तो इसलिए नहीं गए। दूसरी चीज़, पहले वाले में नहीं गए, अब दूसरे वाले में क्यों तैयार हो गए, क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट हो चुका था, तो ये सारी चीज़ें हो चुकी थी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, कराची कांग्रेस होता है, कराची में मतलब कराची की जगह आपको पता ही पाकिस्तान में, वहाँ पे कांग्रेस का सेशन होता है 1931 में, और वल्लभ भाई पटेल जो है इसको लीड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे, क्या क्या माना गया। एक तो फंडामेंटल राइट्स जो लोगों के हैं, मतलब मूल अधिकार जो है लोगों के हैं, उनके बारे में यहाँ पे बोला गया कि उनको मानना चाहिए। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक इंडिया के लिए एक इकोनॉमिक पॉलिसी का भी बात करी गई थी कि इंडिया के आगे इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी कि जो इंडिया में जो एक तरीके से कह सकते हैं ना, वित्त तो नहीं कहेंगे बट हाँ इकोनॉमिक समझ लीजिए कि इकोनॉमी जो इंडिया की चल रही है पूरी, वो बेसिकली किस तरीके से उसकी पॉलिसी होनी चाहिए, हमें कैसे प्लानिंग करनी है उसकी, कैसे पैसे का आवंटन होगा, कैसे कहाँ पे हमें किन सेक्टर्स में फोकस करना चाहिए, है ना, एग्रीकल्चर में करना चाहिए कि मशीनरी इंडस्ट्री में करना चाहिए, ये सारी पॉलिसी में लिखा जाता है, ठीक है। तो यह पॉलिसी पहली बार लिखी गई थी। और दिल्ली पैक्ट जो हुआ था ये ऊपर, गांधी इरविन पैक्ट, इसको जो था एंडोर्स कर लिया गया था, यानी कि मान लिया गया था चलो ठीक है हम भी अपनी मोहर लगा देते हैं इसके ऊपर। तो ये सारी कराची कांग्रेस में हुआ था, नाम याद रखिएगा, वल्लभ भाई पटेल ने इसको हेड किया था। कब हुआ था, इसके तुरंत बाद हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट के बाद। फिर ये लोग जाते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, कांग्रेस में पार्टिसिपेट करता है। इस कॉन्फ्रेंस का इस जो टेबल होती है ना, ये द्वितीय गोल में सम्मेलन, इसके अंदर बहुत बेइज्जती करते हैं अंग्रेज कांग्रेस की, है ना, कहते हैं कांग्रेस कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, और जो है ये लोग सिर्फ अपना एक दल बनाए हुए हैं और अपनी रोटियां सेक रहे हैं, इस तरीके जो भी मतलब, है ना। और ये इन्होंने ये भी तक कह दिया था कि ये जो है कांग्रेस जो है वो बेसिकली कोई काम नहीं कर रही है ना, और ये लोग जो है लोगों को भड़का रहे हैं इस तरीके से वो, और ये पूरे लोगों को वो नहीं करते हैं, मतलब कह सकते हैं प्रतिनिधित्व नहीं करते, प्रतिनिधित्व, है ना। तो ये चीज़ इन्होंने बोला, वो बहुत ही गलत चीज़ थी। रिप्रेजेंटेटिव नहीं, ये रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है पूरे लोगों का, इस तरीके से इन्होंने बोला था। वो जो पॉइंट हमको इतना याद नहीं रखना है, पर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। पर ये ध्यान रखना है कि इसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था सेकंड वाले में, बस इतना याद रखना है, एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। आउटकम बस देख लीजिए, समझ लीजिए क्या एक आउटकम के लिए क्या इंपॉर्टेंट। इसके अंदर क्या हुआ था, दो प्रोविंस को अलग कर दिया गया था। एक्चुअली क्या था, मैंने आपको बताया था ना, सिंध का एरिया कैसे जो था इन्होंने जो था एनेक्स किया था, जो अंग्रेज़ों ने, पहले हमने पढ़ा था इसके बारे में कि अफ़गान की जब वॉर हुई थी तो उसके बाद जो है अंग्रेज़ों ने समझ लिया था कि हम अफ़गान को ऐसे नहीं जीत सकते जब तक हम सिंध को नहीं जीतेंगे। तो ये सिंध की लड़ाई करते हैं और सिंध में जो है हरा देते हैं वहाँ के राजा को, और उसके बाद वहाँ का ज़मीन पूरा अपना कर लेते हैं। यानी कि ये जो एरिया था ना, ये ब्रिटिशर्स का था, सिंध का। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का जो एरिया, जैसे मैंने आपको बताया पाकिस्तान का नॉर्थ में देखेंगे आप, जहाँ पे स्वात वैली है, वो एरिया ये कहलाता है, ठीक है। तो ये जो एरिया था, ये दोनों जुड़े हुए हैं किससे, ये दोनों एरिया जुड़े हुए हैं आपके मतलब ये दोनों एरिया अलग अलग हैं, जुड़े तो नहीं है इंडिया से। जैसे ये इंडिया से जुड़ा हुआ है, ये इंडिया से ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ है, कश्मीर की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से समझ लीजिए। तो ये यहाँ पे गुजरात में जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों एरिया जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों को जो था, इन्होंने क्या किया, इनको सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया। जैसे सिंध जो था पहले बॉम्बे से जुड़ा हुआ था, तो इसको निकाल दिया, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो था पंजाब के शायद एरिया से जुड़ा हुआ था, इसको वहाँ से निकाल दिया था। तो मतलब इतना याद रखिए कि कौन से एरिया को निकाला गया था, इतना ध्यान रखने वाली बात है। फिर कांग्रेस को जो है बुरा बुला करा गया था, मैंने बता दिया आपको। फिर और अम्बेडकर ने जो था यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि अलग से, पृथक करके नहीं कहते हैं जो आप, कि अलग से चुनाव कराओ, पृथक निर्वाचन बोलते हैं ना, पृथक निर्वाचन, हाँ यस, पृथक निर्वाचन मंडल की बात कर रहे थे यहाँ पे, है ना, अंबेडकर जी। पर अभी तो गवर्नमेंट ने नहीं माना, तो जो है ये सारी चीज़ें फेल हो गई, और उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने कहा कि अब ये मतलब कुछ सक्सेस नहीं निकला इसके अंदर से, तो कांग्रेस वापस आ जाती है। और गांधी जी कहते हैं कि ऐसा है कि कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, पर उतनी देर में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है ये भी डिक्लाइन कर देती है कि गांधी जो और इरविन के बीच में जो पैक्ट हुआ था, समझौता हुआ था, उसको भी गवर्नमेंट जो है मानने से इनकार कर देती है। और यहाँ पे गांधी को उठा के डाल दिया था जेल में। क्यों जेल में डाल दिया था, क्योंकि इनके ऊपर आरोप लगता है कि इन्होंने ही सिविल डिसोबीडियंस जो है मूवमेंट शुरू करवाया, और इन्होंने जो है देश में अराजकता फैलाई, तो इस तरीके से इनको जेल हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है बहुत बड़ी। उसके वजह से क्या होता है कि एक तरीके से जो क्विट इंडिया मूवमेंट जो ये चल रहा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है, वो आपका रुक जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या शुरू होता है, कम्युनल अवार्ड शुरू होता है, और पुणे पैक्ट, इसके बारे में बात शुरू हो जाती है। अभी क्या हुआ यहाँ पे ना, ये यहाँ पे जो अम्बेडकर जी थे यहाँ पे बोल के आ गए थे कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दो। तो अभी क्या हुआ, गवर्नमेंट समझती थी, ब्रिटिश जानते थे डिवाइड और रूल करो, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हिंदुओं में ही जो लोग जो निचली जाति के माने जाते हैं, वैसे तो कोई नहीं नीचा ऊंचा, परंतु जो लोग माने जाते हैं, अंग्रेज बोले, तो उन लोगों को जो है अलग सीट दी जाएगी, ठीक है, पृथक निर्वाचन उनको अलग दिया जाएगा, और जो है उनको एक तरीके से जो है
उन्हीं के लोग उनको चुनेंगे, है ना, सेपरेट इलेक्टोरेट। जैसे उन्होंने 1909 में जो था सबसे पहले मुस्लिम्स को दिया था, उसके बाद 1919 में वो लोग सिख और ईसाइयों को भी दे देते हैं वो चीज़। तो जो है अब इसके अंदर 35 में बोल रहे हैं कि अब 35 आते आते ये लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि अब इनको भी देंगे, किनको देंगे, जो कि डिप्रेस क्लास हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। परंतु गांधी जानते थे अगर ये हो गया ना तो बहुत ज़्यादा सोसाइटी डिवाइड हो जाएगी और हमेशा से जो नीचा है व्यक्ति वो नीचे ही रह जाएगा। लोग फिर जो है ईर्ष्या करेंगे और इस तरीके से कुछ भला नहीं होना है इससे समाज का। तो गांधी जी बुलाते हैं अम्बेडकर जी को और फिर वहाँ पे जो है समझौता होता है और कहते हैं चलो ठीक है तुम इसको कर, मतलब ये भूख हड़ताल बैठ जाते हैं गांधी जी, फिर अम्बेडकर जी खुद ही जाते हैं, है ना। तो इस सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद पृथक निर्वाचन मंडल को भंग कर देते, कहते हैं नहीं हमें नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। तो अम्बेडकर जी इस प्रकार से मना कर देते हैं, ठीक है। फिर होता है गांधी हरिजन। गांधी जी कहते हैं नहीं अब कुछ तो करना चाहिए, मतलब जो लोग मतलब डिप्रेस्ड हैं और इस तरीके से पिछड़े हैं उनके लिए कुछ तो करना चाहिए। तो ये शुरू करते हैं हरिजन, जो है एक तरह का उत्थान का एक कार्य शुरू करते हैं। और इसके अंदर पीएचडी नहीं करनी है, आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। वो क्या है, हरिजन सेवक संघ शुरू करते हैं, अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग शुरू करते हैं और वीकली एक अखबार निकालते हैं वीकली बेसिस पे, उसका नाम होता है हरिजन। इतना याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है और इसके अंदर जो वाइट पेपर था ना साइमन का, जो जो उन्होंने लिखा था कि क्या कैसे होना चाहिए आगे का, वो यहाँ पे फाइनलाइज कर दिया जाता है। और इसी के बेसिस पे जो था, जो 35 में 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है ना, वो इसी पेपर पे बेस्ड होता है, जिसके अंदर जो है बड़ी बड़ी बातें करी जाती, जो हमने पहले पढ़ा था कि क्या क्या बातें करी गई थी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ना बात करी गई थी ना प्रथम में कि हम जो है अखिल भारतीय संघ बनाएंगे, उत्तरदायी शासन बनाएंगे, द्वैत शासन बनाएंगे, मैंने आपको दिखाया नहीं था। तो ये सारी जो चीज़ें हुई हो यहाँ पे फाइनलाइज कर ली गई थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, कुछ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बात करी गई थी, फाइनल में फिर कुछ फाइनलाइज करके इन्होंने जो है 1935 में जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट निकाल दिया। यहाँ पे देखिए, है ना, ये निकाल दिया था। तो इतना बात हमको याद रखना है। इसी के बीच में जो था, इन दोनों के बीच में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एक का गठन किया गया। एक्चुअली क्या था ना, हर व्यक्ति की अलग विचारधारा है। कांग्रेस अपनी विचारधारा चल रही है, कुछ लोग अपने विचारधारा को लेके आ गए, कुछ लोग कहते हैं हम कम्युनिस्ट को मानेंगे, कोई लोग कहते हैं हम सोशलिस्ट को मानेंगे, है ना, कुछ लोग कहते हैं कि हम जो है लोगों का भला हो वो पहले है, रेदर देन कि सरकार जो है वो कैपिटलिस्ट पे विश्वास करे, यानी कि पूंजीवादियों में। तो इस तरीके से अलग अलग सोच वाले लोग थे, ठीक है। ऐसी जो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो 1934 में आई, यहाँ पे देखिए उसको लीड कौन कर रहा था, जयप्रकाश नारायण का नाम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीनू मसानी नाम याद रखिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे देखिए, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नारायण देव, मीनू मसानी, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, ये सब नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला हम जो है देश के लिए कार्य करेंगे, परंतु देश के लिए कार्य इस प्रकार से करेंगे जो फासिस्ट या जो एक तरीके प्रतिक्रियावाद जैसी जो फोर्सेस हैं, जो अलग अलग रिएक्शनरी फोर्सेस हैं, उनके उनके खिलाफ काम करते हुए अपने देश के अंदर जो है ये सारी चीज़ें नहीं होने देंगे। तो इस तरह की इनकी सोच थी, अच्छी सोच है लोगों के लिए कार्य करने की, ये सारी चीज़। पर कांग्रेस से थोड़ा सा अलग बनाया था इन लोगों ने, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यहाँ पे इन्होंने शुरू करी थी, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, वो मैंने आपको बता दिया। फिर इलेक्शंस होते हैं 1937 में। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट एक्ट आ गया है, गवर्नमेंट जो है वो एक अलग तरीके का क्या लेके आ गई है, एक अलग तरीके का ढांचा लेके आ गई पूरे सरकार का और पूरे जो है पूरे देश का, है ना, किस तरीके से शासन होना चाहिए। तो उसके अंदर गवर्नमेंट, तो फिर इलेक्शन होता है। क्यों अब इलेक्शन में देखिए जब तब पार्ट लेती है कांग्रेस, जब जो है एक तरीके से अराजकता फैली, मतलब एक तरीके से अराजकता नहीं, एक तरीके से जो मूवमेंट था कोई उसके पहले, वो या तो कोई मूवमेंट ना हो रहा हो और या तो मूवमेंट जो हुआ हो वो ख़त्म हो गया हो। जैसे हमने पिछली बार देखा था, इलेक्शन कब होते हैं, जब इलेक्शन में पार्ट कब लेती है, जब हमने नो चेंजर्स के बारे में पढ़ा था, आपको याद हो शायद, या 1920 के आसपास, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो ख़त्म हो जाता है और गांधी जी शायद जेल, हाँ गांधी जी को जेल हो जाती है और उसके बाद जो है कोई लीडर नहीं होता है। तो ये लोग जो है नेहरू जी और सी आर दास, ये अपना ही एक मूवमेंट, अपनी एक पार्टी बनाते हैं, और उसके बाद ये इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, जिसके बाद गांधी जी जो है सी आर दास के साथ पैक्ट करते हैं और उसे उसको दास और गांधी समझौता भी बोलते हैं, याद करिए आप, है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ था कि इलेक्शन हुआ। क्यों इलेक्शन हुआ, क्योंकि अब यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो खत्म हो गया है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, खाली खाली चल रहा है। तो कांग्रेस के कुछ लोगों ने बोला कि चलो इलेक्शंस में ही पार्ट लेते, जीतते हैं। तो यहाँ पे कांग्रेस को बहुत जीत मिलती है ना, 11 में से 5 क्षेत्रों में जो है ब्रिटेन के जो क्षेत्र होते हैं उसके अंदर जो है पूरी तरीके से कांग्रेस हावी रहती है। और 8 जब गठबंधन कर लेती कुछ सीटों मिलाकर, तो वो 11 में से 8 जो वो होते हैं प्रोविंस, है ना, जो क्षेत्र होते हैं जो कि ब्रिटेन के पास होते हैं, ब्रिटिशर्स के पास इंडिया में, उसके अंदर जो है यहाँ पे कौन जीता है, कांग्रेस जीती है। तो पूरे भारत में 11 मान लीजिए प्रोविंस हैं, तो 11 स्टेट्स हैं, तो उसके अंदर 8 स्टेट्स के अंदर आपके कांग्रेस जीत जाती है उस समय।
इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, इलेक्शन हुए थे, यहाँ पे इन्होंने पार्ट लिया था, ये सीटें जीते थे, ओके। उसके बाद एक कांग्रेस त्रिपुरी सेशन होता है, आपको बस इतना याद रखना है इसके अंदर हेड कौन था, तो याद रखिए सुभाष चंद्र बोस थे। और उनके बाद इनको फिर से इलेक्ट किया गया, परंतु गांधी का जो कैंडिडेट थे यानी कि पट्टा सीतारमैया वो हार गए। और ये जो है, क्योंकि देखिए गांधी जो थे ना उस समय बहुत पावरफुल व्यक्ति थे, मतलब पावरफुल इन सेंस उनके साथ जनता थी, उन पर विश्वास करती थी जनता, है ना। और जो है उन्होंने काफ़ी काम किया देश के लिए, ये सारी चीज़ें, तो जनता को बहुत विश्वास था उन पर। तो अब गांधी जी अगर नहीं खुश हैं किसी चीज़ से, तो ये समझ लीजिए दूसरा व्यक्ति का कितना मोरल डाउन डाउन हो जाएगा, ठीक है। जो भी है, पर सुभाष चंद्र बोस का मोरल डाउन नहीं हुआ यहाँ पे, ऐसे व्यक्ति तो नहीं है वो, परंतु उनको अच्छा नहीं लगा इस प्रकार से, तो वो अपना रिज़ाइन दे देते हैं और उसके बाद अपना फॉरवर्ड ब्लॉक करके एक पार्टी बनाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कौन थे फॉरवर्ड ब्लॉक की पार्टी, कौन बनाता है, आपको ध्यान रखना है, सुभाष चंद्र बोस बनाते हैं, और त्रिपुरी सेशन के बाद बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हरिपुरा सेशन में उनको पहली बार सेलेक्ट किया गया था, उसके बाद त्रिपुरी सेक्शन में वो सेलेक्ट तो होते हैं, पर फिर से जो है अपना रिज़ाइन दे देते हैं और राजेंद्र प्रसाद को अपनी जगह बिठाकर चले जाते हैं। तो ये ध्यान रखना आपको। फिर क्या होता है, वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हो जाता है यहाँ पे इसी दौरान, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, अब क्या जो ब्रिटिशर्स है ना उनकी हालत बहुत ख़राब है, क्यों, इस बार हिटलर आ गया लड़ाई करने, और हिटलर जो है ना बहुत ताकतवर है इस बार। तो वो क्या करने वाला, आप समझ लीजिए पूरा यूरोप उसके अंडर में आ गया है, तो अब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है इनके ऊपर। तो ये लोग क्या करते हैं, एक अगस्त ऑफर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है ना, गवर्नमेंट क्या करती है, लॉर्ड लिन लिथगो उस समय जो थे वहाँ के वाइस रॉय थे इंडिया के, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो क्या गवर्नमेंट कहती है, ठीक है चलो अब ऐसा करते हैं, तो तुम लोग को आज़ादी ही चाहिए ना, क्योंकि हमें सपोर्ट चाहिए तुम्हारा, तुम लोग सपोर्ट तो कर नहीं रहे हो, तो हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस देंगे, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस की बात कब हो रही थी, डोमिनियन स्टेटस की बात कब हो रही थी, याद करिए 1905 में बात हो रही थी, स्वदेशी मूवमेंट के दौरान, हाँ तब बात कर रहे थे। होम रूल में बात हो रही थी, वहाँ पे भी बात कर रहे थे डोमिनियन स्टेटस की। और फिर 1990 मतलब 1929 तक आते आते 1929 तक आते आते हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, पूर्ण स्वराज की बात कर रहे हैं। और आज कौन सी डेट है इसमें, 1940 की डेट चल रही है, और ब्रिटिश सरकार क्या बोल रही है कि आप हम डोमिनियन स्टेटस देंगे। मतलब ये तो बेवकूफ़ बनाना है एक तरीके से, है ना। हम पूर्ण स्वराज की बात कर रहे हैं, हमें पूरी आज़ादी दो, ये कह रहे हैं डोमिनियन स्टेटस, यानी कि हमारे अधीन रहो, हमारा झंडा लगाओ, पर तुम अपने हिसाब से फैसले ले सकते हो। मतलब इंडियंस को मतलब बेवकूफ़ी समझते थे क्या ये लोग, है ना। तो जो है इस तरीके से, तो गांधी जी इसको अभी देखिएगा हंसी उड़ाएंगे इसके, अभी आगे देखेंगे वो। तो इसके अंदर कहते हैं कि डोमिनियन स्टेटस होता है, और फिर कहते हैं कि वाइस रॉय जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसको हम बढ़ा देंगे। अभी क्या देखिए क्या होता था ना, सेंटर में एक वाइस रॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था, ठीक है। जैसे कैबिनेट होती ना इनकी, प्रधानमंत्री मोदी अभी हैं, तो जो है उनकी कैबिनेट है अपनी, वैसे ही जो था उस समय जो था वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी बीच में, सेंटर में। पर वो जो था वो भी चुनी नहीं जाती थी, उसमें कुछ लोग चुन के आते थे, कुछ लोग इस तरह, वो अलग अलग समय में अलग अलग रहा, वो हम देखेंगे एक्ट के बारे में जब पढ़ेंगे तब हम समझेंगे उस चीज़ को। अभी इसमें घुसना नहीं हमको, इतना ध्यान रखिए कि सेंटर में होती थी एक वाइस रॉय जो ये हैं इस पर हेड होते थे, और कुछ लोग होते थे। तो इन्होंने बोला हम इसको बढ़ाएंगे, इसमें और भी लोगों को ऐड करेंगे, इंडियंस को और लाएंगे, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि अब जो है हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, हम जो है एक ऐसी असेंबली बनाएंगे, एक ऐसे लोगों का ग्रुप बनाएंगे जो है आपके जो संविधान है उसकी रचना करेंगे, किस तरीके से देश चलना चाहिए उसके बारे में लॉ लिखेंगे। तो ये 3 चीज़ें उन्होंने लिखी, ये तीनों चीज़ें आपको होनी चाहिए याद, ठीक है। अगस्त ऑफर में क्या बोला गया, तो डेट याद होनी चाहिए, अगस्त ऑफर कब आई थी, ठीक है। कांग्रेस ने क्या डिमांड करा, कांग्रेस ने कहा ऐसा है हमारी सरकार बनवाइए आप, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सरकार चाहिए अपनी खुद की अलग। और मुस्लिम लीग क्या बोल रहे हैं, इनका इनका अलग ही खेल चल रहा है, ठीक है। ये तो पाकिस्तान के पीछे पड़ गए, तो ये लोग बोलते हैं हम पाकिस्तानी चाहिए, हमको ये वो चीज़, हमें अलग देश चाहिए, ये वो कर रहे थे, ठीक है। तो अगस्त ऑफर यहाँ पे हमें समझ में आ गया, इतना ध्यान रखिए कि 3 चीज़ें थी, कौन सा टाइम है, ये इंपॉर्टेंट, एग्जाम से ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि दिल्ली चलो आंदोलन शुरू होता है। अभी देखिए अगस्त ऑफर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात हो रही है, शुरू हो गई है। अभी क्या है, अंग्रेज चाहते हैं कि इंडियन जो इनका साथ दें, पर गांधी जी जानते थे मौके पे चौका लगाना है इस बार, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या करा, गांधी जी ने बोला हम इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू करेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल मतलब एक अकेले चलेंगे, ठीक है। और अकेले क्यों चलेंगे, क्योंकि हम जो है इनका साथ नहीं देंगे, किनका साथ नहीं देंगे, अंग्रेज़ों का साथ नहीं देंगे लड़ाई में। तो इसलिए इसको इन्होंने क्या बोला, इंडिविजुअल बोला, ठीक है। इंडिविजुअल सत्याग्रह नाम दिया इसका। और किस चीज़ के रिस्पॉन्स में था, अगस्त ऑफर, क्योंकि गवर्नमेंट लोग समझ गए, गांधी जी, कांग्रेस के लोग और बाकी बड़े बड़े लीडर्स सब समझ गए कि कांग्रेस हम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है हमको बेवकूफ़ बना रही है, और जो इस तरीके से गलत सलत और मतलब हमको जो है बताती है चीज़ें, और
कोई फ़ायदा नहीं है, सब डोमिनियन स्टेटस है, सब दे रही है। तो गांधी जी बोलते हैं इस जगह कि आप जो है वो चेक साइन कर रहे हैं जो बैंक जो है जिसका बैंक जो है बैंकरप्ट हो चुका है। मतलब कि एक तरीके से आपके बैंक में पैसा नहीं है और आप जो हमको चेक साइन करके दे रहे हैं, मतलब ये तो एक तरीके से बेवकूफ़ी हुई ना कि तो बेवकूफ़ किसको बना रहे हो, मतलब कहने के तरीका है। बस इतना ध्यान रखिए, गांधी जी बोल रहे थे सब, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद आता है तो इनको खुशी नहीं होती है, तो यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको जो इनिशिएट किया था इस इंडिविजुअल सत्याग्रह को, ये शुरू किया गया था बेसिकली आपके विनोबा भावे द्वारा। और सेकंड जो व्यक्ति थे इसके अंदर नेहरू थे, जिन्होंने ज्वाइन किया था अपने अकेले। दिल्ली चलो चलना था इसके अंदर, ठीक है, दिल्ली जा रहे थे। तो दिल्ली चलो, दिल्ली से रिलेटेड कई सारी चीज़ें हैं, याद रखिए। दिल्ली पैक्ट हो गया, दिल्ली मैनिफेस्टो हो गया, और दिल्ली चलो आंदोलन हो गया। दिल्ली मैनिफेस्टो आपको मैंने बताया था, जब कांग्रेस डिमांड करता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हो रही है उसमें हमको ज़्यादा सीट दो, वो नहीं मानते, तो आगे चल के जो है हम सभी ने वो शुरू हो जाता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है ना, वहाँ पे आपको याद हो गया। फिर दिल्ली पैक्ट क्या होता है, जब सीडीएम खत्म होता है यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म होता है, उसके बाद जो गांधी इरविन पैक्ट होता है उसी को हम दिल्ली पैक्ट बोलते हैं। और फिर दिल्ली चलो सत्याग्रह भी इसी के बाद शुरू होगा। देखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म हुआ, उसके बाद जो है अलग अलग चीज़ें आई, उसके बाद जो है आपका जो अगस्त ऑफर आता है, ये अगस्त ऑफर आता है, तो उसके बाद ही आपका दिल्ली चलो मूवमेंट आएगा, ठीक है। तो आपको बस याद होना चाहिए कि दिल्ली चलो अलग अलग दिल्ली से रिलेटेड कौन कौन चीज़ें थी, बस ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा, ठीक है। अब आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स जो है इसको भेजा जाता है कि भाई वहाँ के लोग मान नहीं रहे, आप जाओ और क्रिप्स मिशन सक्सेसफुल हो। तो एक स्टैफोर्ड क्रिप्स होता है जो बेसिकली उसी का ही मतलब शायद वहाँ के जो असेंबली होती है उसका मेंबर होता है, उसको भेजा जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो जब यहाँ आता है तो बेसिकली वो भी यही पॉइंट बोलता है कि हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, है ना, हम जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना देंगे, अपना अपना संविधान खुद बना लो, है ना। और उसके अंदर जो लोग बैठेंगे वो प्रोविंस, वो जो होंगे बेसिकली प्रोविंस से होंगे आपके, मतलब जो भी इलेक्टेड लोग होंगे इस तरीके से बैठेंगे, है ना। फिर वो कहते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार है उसके पास रक्षा का जो है पूरा वो रहेगा। यहाँ पे देखिए, इधर भी देखते रहिए ना, ये मेन चीज़ है। रक्षा का जितना भी बेड़ा होगा वो सारा ब्रिटिश के हाथ में होगा, ठीक है। जो आपके वो हैं कॉमनवेल्थ होता है ना, राष्ट्रमंडल, उसके अंदर से अगर भारत चाहे अपने आप को आज़ाद रख सकता है, वो है ना, उसके अंदर पार्ट नहीं लेना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। फिर जो है संविधान अलग अलग है ना, प्रोविंस कहता है कि हर कोई अपना अलग संविधान बना सकता है। तो इस तरीके से जो अलग होना चाहिए वो अलग। तो एक तरीके से यहाँ पे ना ये बीज बो देते हैं पाकिस्तान का, कि दिखा देते हैं कि अंग्रेज भी चाहते हैं कि पाकिस्तान बने। कांग्रेस इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करता है, क्योंकि वही डोमिनेंट स्टेटस वाली बात आ जाती है, फिर से अगस्त ऑफर वाली बात यहाँ भी बोल देते हैं, ठीक है। और रियासतों से निर्वाचित लोग नहीं ले रहे हैं, है ना। ये लोग क्या बोलते हैं कि अगर आपको जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनानी है, यानी कि जो आप अपना संविधान बनाने की असेंबली बना रहे हैं, उसके अंदर जो भी लोग हैं वो दो तरीके से आ रहे थे। एक तो आपके प्रोविंस से आ रहे थे, जो आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास स्टेट्स थे उनके अंदर से, और एक जो लोग थे वो उसी ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो किंगडम था उसके अंदर जो रियासतें थी उनके अंदर से लोग आ रहे थे। पर जो रियासतों के अंदर से लोग आ रहे थे ना, वो इलेक्टेड लोग नहीं थे। यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी, वो लोग उनके, तो ये लोग चाहते थे कि इलेक्टेड लोग भेजो भाई, लोगों की अपनी लोगों की विशेष से होना चाहिए ना, राजा के विशेष ने, राजा की इच्छा से नहीं होना चाहिए कौन यहाँ बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी। फिर भारत का विभाजन की बात यहाँ पे करी थी गवर्नमेंट ने, जैसे यहाँ पे बोला नहीं था कि यहाँ पे हम अलग बना लो, स्वतंत्र बना लो, इस तरीके से। तो ये चीज़ कांग्रेस को अच्छी नहीं लगी। और मुस्लिम लीग को क्यों नहीं अच्छी लगी, क्योंकि मुस्लिम लीग जो थी वो क्या कर चाहती थी, पृथक निर्वाचन मंडल, इनको अलग होने का पहले से ही होड़ थी, ठीक है, पाकिस्तानियों को। तो ये जो है पृथक निर्वाचक मंडल अपना बनाना चाहते थे, अलग ही वहाँ वोटिंग करो इनके लिए, सिर्फ मुस्लिम है वही वोट करेंगे, इस तरीके से लोग, है ना। और धर्म के आधार पे कोई विभाजन नहीं, ये कह रहे थे धर्म के आधार पे जो है कोई विभाजन की बात नहीं करी है ब्रिटिशर्स ने, इसलिए हमको जो है पसंद नहीं है और होनी चाहिए, ये उनकी डिमांड थी, यानी कि पाकिस्तान बनाओ। अब जब दो दो मिशन आ गए, दो दो ऑफर आ गए, 2 साल के अंदर कोई भी चीज़ नहीं हो रही है, तो गांधी जी को लग गई अब आग। गांधी जी ने कहा अब जो है बहुत हो गया है, क्योंकि अगर वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया ना तो हम जो है ब्रिटिशर्स को फोर्स नहीं कर पाएंगे। तो अभी वर्ल्ड वॉर चल रहा है, 1942 चल रहा है ना, तो इन्होंने कहा कि आप क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करो और यहाँ से इनको क्विट कराओ, यानी कि इनको जो है अंग्रेज़ों को भगाओ। और बहुत अच्छी बात गांधी जी ने बोली, मैं पढ़ रहा था एक जगह, तो उन्होंने बोला गांधी जी ने कि अपने हृदय में आप लोग अंकित कर लीजिए, है ना, अपने हृदय में आप मतलब उसको, मतलब क्या बोलते हैं, टैटू बनवा लीजिए, अंकित कर लीजिए कि जो है आप तो या तो मरना है और या तो फिर इस देश में जो है मतलब गुलामी की तरह नहीं जीना है ना, गुलामी की तरह नहीं जीना है, मरना ही पसंद ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ को अंकित कर लीजिए, डू और डाई वाला इन्होंने नारा दे दिया यहाँ पे। तो पूछा जा सकता है डू और डाई नारा कहाँ पे दिया गया था, तो याद रखिएगा क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है। क्विट इंडिया मूवमेंट की जो घोषणा हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन की जो घोषणा हुई थी वो हुई थी
गोविला टैंक बॉम्बे में कांग्रेस सेशन हुआ था उसमें 1942 में अगस्त 8 को, ये ध्यान रखिएगा। असफ अली यहाँ के प्रेसिडेंट थे इस समय। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है डायरेक्टली, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या क्या हुआ। तो आंदोलन को मंजूरी दी, किसने दी थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी थी। तो उन्होंने क्यों दी थी, सॉरी कांग्रेस ने दी थी। तो कांग्रेस ने क्यों दी थी कि जल्दी जल्दी ब्रिटिश सरकार को समाप्त करना है, एक अस्थायी तुरंत सरकार चाहिए, है ना, जल्दी से जल्दी एक सरकार बनाई जाए, फिर इलेक्शन करेंगे उसके बाद चुनेंगे, और कुछ समय के लिए होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि क्विट इंडियन मूवमेंट जो हो रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा है, उसके नेता किसको बनाया जाए, गांधी जी को बनाया जाए। गांधी जी ने क्या अपील करी सबसे, गांधी जी ने कहा देखो अपनी नौकरी मत छोड़ो, पर कांग्रेस का समर्थन करो वहीं से बैठ के। देशवासियों को बोला और सिपाहियों को बोला कि देशवासियों पे गोली मत चलाना, ठीक है, ये चीज़ मत करिए आप लोग, अगर इतना कर सकते हैं तो भी अच्छा है ना। और लोगों को बोला, किसानों को बोला कि अगर कोई समर्थन करता है जमींदार अंग्रेज़ों का, तो आप उसको कर मत दीजिए, छोड़ दीजिए, मत दीजिए उसे कर। और तीसरी चौथी चीज़ बोली कि अगर जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उनको आत्मविश्वास है तो वो पढ़ाई छोड़ दें और मूवमेंट में पार्ट लें और आज़ादी तक जो है इसको जारी रखें, इस तरीके से उन्होंने बोला। और पांचवा पॉइंट उन्होंने जो बोला वो यही था कि जो है जो भी आप मान लीजिए, कुछ लोग जो हो सकता है ब्रिटेन के स्टेट्स में रह रहे हो इंडिया में, और कुछ लोग जो यहाँ की रियासतों में रह रहे हैं, तो गांधी जी ने बोला जो लोग रियासतों में रह रहे हैं वो लोग तभी उस राजा को सपोर्ट करें जो राजा गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करता हो, तभी आप उसको सपोर्ट करिएगा। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर स्प्रेड ऑफ मूवमेंट, आंदोलन कैसे फैला। आंदोलन जो है वो दो तरीके से फैला था। पहली बात तो जैसे ही फैलना शुरू किया सबको जेल में उठा के बंद कर दिया गया, ठीक है, बहुत दिक्कत हो गई। जयप्रकाश नारायण जो थे उनको जो था, बिहार में कोई जेल है वहाँ पे उनको नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, तो वहाँ पे एक जेल थी, वहाँ पे इनको बंद कराया था। ये जो है ना इतने बहादुर थे, ये ऊपर से कूद के भाग गए, मतलब जेल के ऊपर से, मतलब कैसे, मतलब है ना, गजब। तो वहाँ से भाग गए और फिर जाके जो है अंडरग्राउंड भूमिगत गतिविधियाँ इन्होंने शुरू करी। तो इसके अंदर ये सारे नाम हैं जो आपको बिल्कुल याद रहने चाहिए। राम मनोहर लोहिया, है ना, इनको सपा वाले सपोर्ट करते हैं ना बहुत, अच्युत पटवर्धन, अरुणा, असफ आदि, तो ये सब लोग थे उसके अंदर। और कुछ महिलाओं जैसे कि सुचेता कृपलानी, उषा मेहता, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। फिर छोटू भाई, इनका नाम याद रखना है। और बीजू पटनायक तो आप जानते ही हैं, उड़ीसा से रिलेटेड, तो इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ये लोग जो थे ना, ये लोग, और गोइनका जी भी याद रखिएगा, ये लोग जो थे इसके अंदर काम कर रहे थे भूमिगत गतिविधियों में, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण मेन नाम है, और राम मनोहर लोहिया, सुचिता कृपलानी और उषा मेहता, ये चार मेन नाम है, बाकी सब भी नाम रहने चाहिए याद है। तो ये सब थे। उषा मेहता ने इसी समय भूमिगत रेडियो करके एक शुरू किया था, अंडरग्राउंड रेडियो से बोलते हैं। इसके अंदर ये लोग ट्रांसमिशन करते थे कि अब यहाँ पे करना है, हमें यहाँ पे, है ना, यहाँ पे हम प्रोटेस्ट करेंगे, यहाँ पे हम प्रोटेस्ट करेंगे, इस तरीके से अपना चला रहे थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद समांतर सरकार कौन कौन सी चल रही थी, जो समांतर पैरेलल गवर्नमेंट कौन कौन सी चली थी। तो इस समय क्या होता है ना, लोगों ने अपनी गवर्नमेंट चालू कर दी अलग अलग एरिया में, बहुत बढ़िया चीज़ है ना कि देखिए कितना घबराहट, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होगी तो घबरा गई होगी ऐसे तो, बिल्कुल, और होना भी चाहिए था। देखिए बलिया में सबसे पहले शुरू करा गया, ये ध्यान रखिएगा, वो चित्तू पांडे ने शुरू करी थी। यहाँ पे क्वेश्चन एकदम सीधा आएगा इससे, अगर आया तो समझ रहे हैं, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर चित्तू पांडे ने सबसे पहले शुरू किया था, जो मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, इस पर भी आ सकता है। चित्तू पांडे ने सबसे पहले करा था, फिर सतारा में, उसके बाद मेदिनीपुर में शुरू करा गया, ये जो तमलुक जाति के लोग थे इन्होंने शुरू करा, और फिर उसके बाद सतारा में शुरू किया गया, और सबसे लंबे पीरियड तक इस यहीं पे चला, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वहाँ पे कौन थे, वाई.वी. चौहान और नाना पाटिल ने इसको शुरू किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये मूवमेंट हो रहा है, तो मूवमेंट में पार्टिसिपेशन किसने किसने किया, ये थोड़ा ध्यान रखने वाला है कि सभी लोगों ने पार्टिसिपेशन किया था। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि स्टूडेंट्स ने तो किया ही था, मुस्लिम ने, जो औरतें थी उन लोग करेंगी ये सब तो करेंगे, उस वर्क करेगा ही करेगा, परंतु कौन लोग जो थे वो थोड़े से इधर उधर कर रहे थे, उनका हम देख लेते हैं। कम्युनिस्ट जो थे वो जो थे कम नंबर में आए थे। कम्युनिस्ट जानते हैं ना कौन है, लाल सलाम वाले, ठीक है, वो लोग थोड़ा कम आए थे, वो लोग ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया था उन लोगों ने, ठीक है। दूसरे कौन थे, मुस्लिम लोग। मुस्लिम लोगों ने क्या किया था, ज़्यादा खुल के तो नहीं सामने आए, परंतु उन्होंने जो लीडर्स यहाँ पे भागे थे अंडरग्राउंड एक्टिविटी में, है ना, जैसे मान लीजिए उनको घर में अपनी जगह दिया था, है ना, रुकने का सपोर्ट किया था। प्रिंसली स्टेट्स यानी कि जो रियासतें थी उनका ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, पर उनका सामान्य कंट्रीब्यूशन था कि वो अपनी थोड़ा थोड़ा जगह पे उन्होंने अपनी रिवोल्ट करे थे। जिन्ना और जो लीग था, मुस्लिम लीग, वो तो बिल्कुल ही इनके विरोध में थे, ठीक है, बिल्कुल आपको नहीं, मतलब उनको तो अलग ही चाहिए एकदम, पाकिस्तान, मतलब चिपक गए वो लोग पाकिस्तान को लेकर, ठीक है। तो जो है, और ये जो है जिन्ना और जो लीग वाले थे, इन्होंने कहा कि हम विरोध करेंगे, क्योंकि अगर एकदम से गवर्नमेंट क्विट कर दिया, यहाँ से चली गई क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद, तो जो है अराजकता फैल जाएगी और दुनिया भर की बातें बोल रहे थे, ठीक है। तो ऐसा कुछ होने वाला था नहीं, परंतु ये इनको अपना जो है पाकिस्तान बनवाना था, ठीक है। तो ये बात प्रॉब्लम थी। तो और अम्बेडकर जो थे वो क्या थे, स्केप्टिकल थे, मतलब संशय था उनको कि पता नहीं ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से कैसा होगा देश, कैसे चल पाएगा ऐसे, है ना, और जो है
अराजकता फैल जाएगी, ये वो सारी चीज़ें। और क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है ना, अब देखिए अंडरग्राउंड लोग उछल उछल के जेलों से भागे जा रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है। तो खतरनाक है ये चीज़ है ना, और लोगों के अंदर आग लग गई थी एकदम। आप देखिए ना, गांधी जी ऐसी बात बोल रहे हैं, डू और डाई। अब तो हमारे आज के टाइम में कोई बोल दे डू और डाई, अब मान लीजिए चाइना अटैक कर दे और सब लोग बोले, मोदी जी बोल रहे हैं डू और डाई, तो आप देखिएगा सड़क पे कितने लोग निकल आएंगे युद्ध करने। और मैं आपको बता रहा हूँ लिटरली आ जाएंगे लोग। तो जो है इस तरीके से उस समय सोचिए, गांधी जी को लोग इतना मानते थे, है ना। तो गांधी जी को तो बहुत लोग मानते थे, सिर्फ यही नहीं, देश में नहीं बाहर भी लोग मानते थे, हर तरह का लोग मानते थे, ऐसा नहीं है। तो गांधी जी को बहुत लोग मानते थे, इसलिए जो है यहाँ पे जो था, जब इन्होंने इस तरीके से बात करी तो अम्बेडकर जी ये बोले। और तेज बहादुर सप्रू जो थे, एक थे बेसिकली, वो आपके उदारवादी नेता थे। तो वो जो थे, उन्होंने कहा पता नहीं ये सही समय है कि नहीं है, ये वो चीज़ें। तो आपको इनका थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कौन कौन क्या क्या कर रहा था, ज़्यादा इन्होंने कंट्रीब्यूशन नहीं किया था, इतना ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। तो ये हो गया क्विट इंडिया मूवमेंट। तो आज जो हमने क्विट इंडिया मूवमेंट तक हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और कुछ पोर्शन रह गया है, उसको हम आने वाली क्लासेस में अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसे कि कुछ एक्ट रह गए हैं और गवर्नर जनरल के बारे में एक ये रह गया, और थोड़ा 1947 तक रह गया कुछ पोर्शन। फिर प्रेस के बारे में, एजुकेशन के बारे में, जो फार्मर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत हम देखेंगे। तो मुश्किल से मुश्किल 3-4 क्लासेस में जो है हमारा पूरा इतिहास हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपना ज्योग्राफी का पोर्शन। तो आप लोग जो है इसी तरीके से बने रहें। और ज्योग्राफी में जो है हम लोग कोशिश ये करेंगे कि मैं थोड़ा उसको जल्दी कराऊंगा, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा तेज़ी रखिएगा उसके अंदर। और जो है जितना भी हमने हिस्ट्री अपना कंप्लीट, क्योंकि हिस्ट्री में एक एक चीज़ समझानी पड़ती है ना, ज्योग्राफी में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं और कुछ जगह होती हैं, उनको आपको ध्यान से समझना है, बस हो गया एग्जाम के लिए कंप्लीट, ठीक है। और घटना चक्र आप क्वेश्चन अपने लगाते रहिए। तो इस आज का जैसे मैंने आपको बता ही दिया है, और बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।